Good morning again. Welcome all of you in your chemistry class. Let's continue chapter number 14 biomolecule। और इसके अंदर भी हम दो टाइप के जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट और सेकंड हमने पढ़ा है प्रोटीन। और आपके सिलेबस में इस बार थर्ड जो मॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूल दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा विटामिन और एंजाइम्स भी होते हैं लेकिन और हार्मोन्स भी होते हैं, बट वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें बस लास्ट पढ़ना है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है तो देखिएगा बेटा, हमारी सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये बनते हैं किस किस से बेटा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा ये बनते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस में पाई जाने वाली प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन जो हमने पढ़ लिया है वही, और साथ में कुछ अदर मटेरियल होता है, और ये जो अदर मटेरियल होता है इस मटेरियल को ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। उनसे मिलकर के क्रोमोसोम जो है वो बना होता है। The particles in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes, which are made up protein जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे हैं। और साथ में क्या होता है, अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो दूसरे टाइप का बायोमोलिक्यूल होता है जिसके मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन और ये मिलने से क्रोमोसोम बनता है, इस अनदर बायोमोलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बेटा मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकंड इज होता है आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, याद रखेंगे न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं इसी का दूसरा नाम होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक्चुअल में वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना होता है। सो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। दैट्स राइट। चलिए अब हम न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में होता क्या क्या है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ लेते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये आपके पास में है न्यूक्लिक एसिड, इट मे बी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेटा जब हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो बेटा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे टूट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। दस राइट, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड आपको मिला है बेटा, अगर इस न्यूक्लियोटाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें मिलती है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी, एक हमें यहाँ से मिलता है कौन, फास्फोरिक एसिड। एक हमें यहाँ से मिलता है फास्फोरिक एसिड H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। और दूसरा यहाँ से मिलता है न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर इस न्यूक्लियोसाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो फिर हमें क्या मिलता है, तो हमें दो यूनिट्स यहाँ से ऑब्टेंड होती है। एक हमें यहाँ से मिलती है पेंटोज शुगर, और दूसरा हमें यहाँ से मिलता है पेंटोज शुगर के अलावा दूसरा हमें यहाँ से मिलता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस मिलता है। तो देखिएगा, अगर हम मैं इसको बैक साइड में जाऊं तो देखना बेटा, अगर मैं पेंटोज शुगर ले लूं और नाइट्रोजन बेस, अगर इन दोनों को आपस में कंबाइंड कर दूं तो जो मेरे पास यूनिट बनेगी दैट इज न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं तो जो यूनिट बनेगी दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो देखना क्या करता हूं मैं, मैंने पेंटोज शुगर ली और उसके पेंटोज शुगर के साथ मैंने नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, ये लीजिए। जैसे ही नाइट्रोजन बेस को जोड़ा मेरे पास बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड के साथ में मैंने जोड़ दिया फास्फोरिक एसिड, तो मेरे पास बन गया न्यूक्लियोटाइड। फिर से मैंने ऐसा ही किया, फिर से मैंने क्या किया, पेंटोज शुगर ली और उस पेंटोज शुगर के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फिर मैंने किसको जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड को, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने ऐसा ही किया, फिर से बेटा मैंने यही रिपीट किया है। फिर से मैंने क्या किया, पेंटोज शुगर को लिया है, ये लीजिए, और इस पेंटोज शुगर के साथ मैंने नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और फिर इस न्यूक्लियोसाइड से मैंने किसको जोड़ दिया है, फास्फोरिक एसिड को, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आपस में हम जोड़ दें तो हमारे पास एक लंबी चेन बन जाएगी, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है इसी को ही हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। इट मे बी डीएनए और आरएनए, दैट्स राइट। चलिए, तो बेसिक जो यहाँ यूनिट्स है न्यूक्लिक एसिड में, देखो बेटा वो 3 ही यूनिट्स हैं, कौन कौन सी, एक तो न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो आपके पास में पेंटोज शुगर होना चाहिए, दूसरा आपके पास में नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, और तीसरा आपके साथ फास्फोरिक एसिड होना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए, वो 3 बेसिक यूनिट से मिलकर के बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलो, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, phosphoric acid and nitrogen base, nitrogen containing heterocyclic compound called nitrogen base, हम इसको हम कह देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन कौन सी होती हैं तो समझेंगे। पेंटोज, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, और 5 कार्बन वाली जो शुगर होती है ना वो होती है राइबोज, ठीक है। अब ये राइबोज भी क्या होता है देखिएगा, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें जो पेंटोज शुगर होती है, ये पेंटोज शुगर होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, ये वाली होती है। बट आरएनए में कौन सी होती है, आरएनए में होती है बीटा डी राइबोज शुगर होती है। तो हम सबसे पहला मॉलिक्यूल यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है हमारा वो है पेंटोज शुगर, ठीक है। देखो बेटा, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जो है बेटा वो एक्चुअल में राइबोज होती है। राइबोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, राइबोज में 1 2 नहीं पढ़ा है तो सीख लेते हैं, 5 कार्बन होते हैं राइबोज के अंदर बेटा। राइबोज के अंदर बेटा एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बाकी के जो कार्बन्स होते हैं उनके ऊपर OH ग्रुप होता है। नीचे वैलेंसी पूरी करेंगे तो CH2H और बाकी के हाइड्रोजन्स होते हैं, दैट इज राइबोज। राइबोज के अंदर जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन होता है बेटा उस पर OH राइट साइड है, इसलिए हम इसको डी राइबोज कहते हैं। ये डी राइबोज की ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फिफ्थ। इसका जो फोर्थ कार्बन का OH होता है बेटा, ये कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है बेटा इसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये आपके पास कार्बन 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ जो कार्बन होता है इसके ऊपर होता है CH2OH, ठीक है। और बेटा इसका जो फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो जाके जुड़ जाता है फर्स्ट कार्बन से। फर्स्ट जो कार्बन है इसके ऊपर एक H, और ये जो ऑक्सीजन है इस पर चला जाता है ये हाइड्रोजन, जिससे बन जाता है OH, ठीक है। बाकी के HOH एज इट इज़ रहते हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। अब जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, किसका बना है, दैट इज डी राइबोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते ही बेटा ये जो फर्स्ट कार्बन है ये कायरल हो गया, दैट्स राइट। और कायरल होते ही अब इसके 2 फॉर्म बनेंगे, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में और कौन सा फॉर्म बनेगा, साथ में बेटा इसका दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स और बनेगा, C1 C2 C3 C4, दैट C5। C5 जो है उसके ऊपर होगा CH2OH, और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड होगी इससे। अब इसके ऊपर बेटा OH होगा लेफ्ट साइड में,
और H इस तरफ, बाकी के H OH जो है वो एज इट इज जुड़े हुए रहेंगे। ये लीजिए, ये जो है ये है आपका वही डी राइबोस, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से देखिएगा, इसके अंदर OH लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो इसको हम कहेंगे बीटा डी राइबोस, दैट इज अल्फा डी राइबोस। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, उस न्यूक्लिक एसिड में ये जो बीटा डी राइबोस होता है बेटा, यही पाया जाता है। अब हम इसका क्या करते हैं, हॉवर्थ के अनुसार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हॉवर्थ के अकॉर्डिंग जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मेंबर काउंट करना है। रिंग में मेंबर कितने हैं, रिंग के अंदर मेंबर देखिएगा कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5। तो 5 मेंबर्ड आपको रिंग जो है वो ड्रॉ कर देनी है, दैट इज़ 5 मेंबर्ड रिंग। ये लीजिए, अब इसको आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो C1 कार्बन इधर आ जाएगा, दैट इज C1, दैट इज C2, दैट इज C3, दैट इज C4, दैट्स राइट। और उसके बाद ये ऑक्सीजन जो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। अब इसके ऊपर देखिएगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन के अंदर लगा देंगे। अब देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये सब नीचे आ जाएंगे, कौन कौन, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये OH, ये सब डाउनवर्ड आ जाएंगे। C1 का जो H है बेटा वो डाउनवर्ड होगा, OH अपवर्ड होगा, ठीक है बेटा। C2 के ऊपर OH जो है वो डाउनवर्ड होगा, H अपवर्ड होगा। C3 पे OH डाउनवर्ड, H अपवर्ड, ठीक है। और इसमें अपोजिट करेंगे, लास्ट वाले में H को डाउनवर्ड लिखेंगे। और ये CH2H फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है ना, CH2OH, इसको हम लिखेंगे अपवर्ड। ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास बीटा डी राइबोस, ठीक है बेटा, दैट इज बीटा डी राइबोस। अब क्या होता है बेटा, ये जो बीटा डी राइबोस आपने बना दिया है, इस बीटा डी राइबोस में से क्या करना है आपने, बीटा डी राइबोस जो आपने बनाया है, इस बीटा डी राइबोस में से अगर हम जो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर का कौन सा है, दैट इज 1 2 3 4 और 5, सेकंड नंबर का जो कार्बन है, इसके ऊपर जो OH ग्रुप है ना, उसका अगर हम O यहाँ से रिप्लेस कर दें तो केवल HH रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये बन गया है बीटा है, DB है, लेकिन 2 नंबर के कार्बन से आपने क्या कर दिया है, 2 नंबर के कार्बन से आपने डीऑक्सी कर दिया है राइबोज, राइबोज में से डीऑक्सी कर दिया है, ऑक्सीजन को आपने हटा दिया है 2 नंबर से, डीऑक्सी राइबोज, दैट इज बीटा डीऑक्सी राइबोज, दैट इज बीटा डी राइबोज। ये वाली जो पेंटोज शुगर है बेटा, ये पाई जाती है RNA में, और ये वाला जो पेंटोज शुगर है बेटा, ये पाई जाती है DNA में, दैट्स राइट, दैट इज पेंटोज शुगर, DNA और RNA में। चलिएगा यहाँ से हम देखें तो जो DNA होता है उसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, और RNA में होती है बीटा डी राइबोज। ये दोनों का स्ट्रक्चर है जो कि अभी मैंने बनाना आपको सिखा दिया है, दैट्स राइट। तो यहाँ 2 नंबर पे केवल HH रहेगा या HOH रहेगा, 2 नंबर से यहाँ ऑक्सीजन को हमने हटा दिया है, पहला हो गया। अब दूसरा आता है नाइट्रोजन बेस। DNA कंटेन 4 बेस, DNA जो होता है बेटा उसके अंदर 4 बेस होते हैं। कौन कौन से 4 बेस होते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या, नाइट्रोजन बेस, सेकंड यूनिट की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं बेटा। देखिए नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर हो गई, नाइट्रोजन बेस। बेटा जो नाइट्रोजन बेस होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन्स, और एक होता है pyrimidines, प्यूरिन्स और दूसरा होता है pyrimidines। प्यूरिन्स जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन और एक होता है साइटोसिन, ठीक है। और pyrimidines जो होते हैं बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है थाइमीन और एक होता है, नहीं बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है थाइमीन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। तो प्यूरिन्स जो होते हैं बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन गुआनिन, बट pyrimidines जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। अब समझिए DNA जो होता है बेटा, उस DNA के अंदर जो प्यूरिन्स हैं वो तो दोनों के दोनों होते हैं, एडेनिन भी और गुआनिन भी, बट जो pyrimidines होते हैं ना, ये pyrimidines इन 3 में से 2 ही टाइप के होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। लेकिन जो RNA होता है
उस आरएनए के अंदर बेटा प्यूरिन्स तो वो दोनों के दोनों ही होते हैं, लेकिन जो पिरिमिडिन्स होते हैं ना बेटा, वो इनके अंदर क्या होता है, साइटोसिन तो होता है, बट थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरासिल और साइटोसिन ये होते हैं आरएनए में। और ये नाइट्रोजन बेस जो हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं डीएनए में। दैट्स राइट। तो नाइट्रोजन बेस भी दो टाइप के, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन भी दो टाइप के, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स तीन टाइप, पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए के अंदर प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन दोनों होते हैं, पिरिमिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, यूरासिल नहीं होता। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, प्यूरिन्स दोनों होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन्स में क्या होता है, साइटोसिन और यूरासिल होता है, थाइमिन जो है वो नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेकंड बेसिक यूनिट, नाइट्रोजन बेस। देखिएगा, नाइट्रोजन बेस, डीएनए कंटेन 4 बेस, कौन कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। बट आरएनए जो होता है ऑल्सो कंटेन 4 बेस, द फर्स्ट 3 बेस आर सेम, कौन कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। बट इन डीएनए फोर्थ वन इज यूरासिल, थाइमिन की जगह क्या होता है, यहाँ यूरासिल होता है, जबकि यहाँ थाइमिन होता है। ये याद आपको रखना पड़ेगा। और तीसरी जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी फास्फोरिक एसिड। तीसरी जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से थी, पहली पेंटो शुगर, दूसरी नाइट्रोजन बेस, और तीसरी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है पी के ऊपर एक डबल बॉन्ड होता है बेटा, और 3 क्या होते हैं, OH, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, या इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहेंगे। अब इन तीनों को जैसे जैसे हम कंबाइंड करेंगे वैसे वैसे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता जाएगा। डीएनए भी बना सकते हैं और हम आरएनए भी बना सकते हैं। चलिएगा, अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बनाते हैं। अ यूनिट formed by attachment of a base to first position of sugar is known as nucleoside। न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, तो चलिए पहले हम आरएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पहले आरएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस डायरेक्शन में बना देते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंटोज शुगर लेना है। पेंटोज शुगर कौन सा लेना है, आरएनए वाला। आरएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है, चलो यहाँ से बनाता हूँ। आरएनए में पेंटोज शुगर होता है ये ऑक्सीजन, उसके बाद में ऐसे करके ये लीजिए। ठीक है, ये आरएनए में पेंटोज शुगर, बीटा डी राइबोस, जिसमें यहाँ H OH H OH H OH और ये H, और यहाँ पे होता है CH2OH, ये लीजिए, दैट इज बीटा डी राइबोज पेंटोज शुगर। फिर इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा नाइट्रोजन बेस। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, तो आरएनए के अंदर बेटा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, इनमें से आपने कोई भी एक नाइट्रोजन बेस लिया। अब ये नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा, तो याद रखना ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है ना बेटा, उसके OH के साथ जुड़ जाता है, तो उसके OH के साथ आपको जोड़ देना है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडिनोसिन। एडेनिन से पेंटो शुगर जुड़ा तो वो कहलाएगा एडिनोसिन। अब क्या करना है, अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो अब हम जोड़ेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ जुड़ेगा बेटा, तो याद रखना ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर का जो OH है ना उसके साथ जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कैसे जोड़ दूंगा, फॉस्फोरिक एसिड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, P जो है उस P के ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा और बाकी के होंगे OH OH और OH। तो ये OH और ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ऑक्सीजन की हेल्प से ये दोनों के दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ये जो बॉन्ड बना दैट इज फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ये लीजिए, अब ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल बन गया दैट इज न्यूक्लियोटाइड। पहले बना न्यूक्लियोसाइड, अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब एक और न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, चलिए एक और न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो ये मुझे क्या लेना है, पेंटोज शुगर मैंने लिया, ये लीजिए पेंटोज शुगर मैंने ले लिया।
ये लो, अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच, और ये होगा CH2OH। ये लीजिए। अब पेंटोस शुगर के साथ क्या ऐड करना है मुझे, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, इसके OH के साथ मान लीजिए मैंने ग्वानिन को जोड़ दिया, दैट इज ग्वानिन। दस राइट, ये बन गया मेरे पास न्यूक्लियोसाइड, ग्वेनोसिन कह देंगे इसे। एडेनिन से जो बना न्यूक्लियोसाइड दैट इज एडेनोसिन, दैट इज ग्वेनोसिन बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड, अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब मैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को यहाँ जोड़ देता हूँ P के ऊपर, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। P के ऊपर बेटा एक डबल बॉन्ड O, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, O की हेल्प से ये जुड़ जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर सकता हूँ, एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर दीजिएगा। ओ ले लीजिए, ले लीजिए न्यूक्लियोटाइड, OH H H OH H OH H, और ये है CH2OH। ये लो। अब पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस जोड़ना है, मान लीजिए मैंने क्या जोड़ दिया, यूरासिल। ये लीजिए, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो क्या लेना पड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ले आया, P के ऊपर डबल बॉन्ड O, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। ये लीजिए, ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, और O की हेल्प से दोनों जुड़ जाएंगे। ये लीजिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी पहले न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, तो याद रखना है, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा बेटा क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये, और ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इनको लिंक करने का काम करेगा ये फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का ये OH, और ये जो पेंटो शुगर है इसमें से ये 1 कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसका OH आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ से कौन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा H, यहाँ से OH, वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, और इस O की हेल्प से ये जुड़ जाएगा। लीजिए सेम ऐसे ही क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका ये फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेटा क्या आ जाएगी, यहाँ से OH, और यहाँ से कौन आ जाएगा H, वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ बीच में कौन सा, इसी तरीके से जुड़ते चले जाएंगे, एक लंबी चेन बन जाएगी, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है इसी को ही हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, और यही हमारा होगा RNA। हो गया RNA। अब यहाँ पर बॉन्ड देखिएगा, यहाँ जो बॉन्ड बना है इसको देखना, इसके ऊपर फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O है, OH, ठीक है ना, और इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर की ऑक्सीजन जुड़ी हुई है किसके ऊपर बेटा, CH2 पर, और इसकी ऑक्सीजन जुड़ी है इस कार्बन पर, 2 नंबर वाले कार्बन पर, इधर 5 वाले कार्बन, सॉरी 3 वाले कार्बन पर, इधर 5 वाले पर। तो इससे देखिएगा ये एस्टर बन गया। एस्टर भी तो यही होता है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O, O पे R, दैट इज एस्टर। तो यहाँ से देखिएगा ये एस्टर बन गया, यहाँ से एस्टर बन गया, और फास्फोरस पर एस्टर बना है, इसलिए ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड को हम कहते हैं फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, दैट इज फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बने हैं इन बॉन्ड्स को हम कहेंगे फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इधर भी डाइएस्टर बॉन्ड बन गया और इधर भी ये बन गया है, दीज आर फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, जो कि एग्जाम में पूछा गया। फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, इस तरीके से ये आपका बन गया RNA। अच्छा, अब इस RNA के अंदर देखना बेटा, जो सबसे टॉप ही टॉप वाला जो आपका पेंटोस शुगर होगा, उसके ऊपर 5 नंबर का जो कार्बन है ना वो फ्री रहेगा, उसके ऊपर बेटा फास्फोरिक एसिड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको आगे कहीं लिंक्ड नहीं होना है, इसलिए तो उसका 5 नंबर का OH फ्री रहेगा। और जो सबसे लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, सबसे लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें क्या होगा, जो पेंटोस शुगर है उसमें 3rd नंबर का जो OH है वो फ्री रहेगा, क्योंकि वो नीचे नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए इस सिरे को हम कहेंगे 3rd सिरा, क्योंकि उस पर 3rd का OH फ्री है। और दूसरा जो एंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, 5th एंड कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर 5th नंबर का कार्बन का OH क्या होगा, फ्री होगा। तो जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं उसके 2 एंड होते हैं, एक 3rd एंड कहलाता है और एक 5th एंड कहलाता है। दैट्स राइट। चलिए
चलो अब देख लीजिएगा। A unit formed by attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside। तो ये आपके पास में क्या है, पेंटोज शुगर, और इसकी जो 1 नंबर का कार्बन था उसके ऊपर आपने नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दिया है, तो ये जो बना है ये है आपके पास में न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1 2 3। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये जो कार्बन है इनको हम किस तरीके से नंबर देंगे, डैश लगा के, क्योंकि जो बेस है ना उसमें हम 1 2 3 नंबर देते हैं इसलिए। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिएगा, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेस, बेस के अंदर जो कार्बन होंगे ना उनको और इनको अंतर करने के लिए डैश के फॉर्म में नंबर देते हैं। When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th dash position of sugar moiety, we get a nucleotide। ठीक है। 5th नंबर का जो कार्बन है, ये 5th डैश नंबर का जो कार्बन है उसका जो OH होता है उसके साथ में फॉस्फोरिक एसिड को हम जोड़ देते हैं, तो जो हमारे पास बनेगा ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। दैट्स राइट, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बेस जोड़ने पर 1 नंबर के साथ, और न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड जोड़ने के बाद में। अब क्या करना है देख लीजिए, अब क्या किया है हमने, अब हमने किया है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बना, आर जॉइंड टुगेदर बाय फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ जाते हैं बिटवीन 5th एंड 3rd कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। ये एक पेंटोज शुगर है, दूसरी पेंटोज शुगर है। ठीक है। इसका ये जो 3rd नंबर का OH है और इसका जो 5th नंबर का जो OH था, ये इनके बीच में ये जो फॉस्फोरिक एसिड था उसकी हेल्प से यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। दैट्स राइट। और फिर ये जो आपकी चेन बनी है उसके 2 एंड होते हैं, को 3rd एंड कहते हैं या 3rd डैश, और दूसरे को कह देंगे 5th डैश या 5th एंड कह देंगे। चलिए, ये हो गया है न्यूक्लिक एसिड। अ सिंपल वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज शॉन बिलो। सिंपल वर्जन देख लीजिएगा, पेंटोज शुगर होगी, उस पर बेस जोड़ेंगे नाइट्रोजन बेस, तो न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड की हेल्प से दूसरा शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, फिर फॉस्फेट की हेल्प से शुगर नाइट्रोजन बेस जुड़ते जाएंगे और चेन आपकी बनती चली जाएगी। Information regarding the sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called primary structure। That's right। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगी कि एक ये जो आपके पास में न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो चेन बनी है इसमें न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, गुएनोसिन है या एडिनोसिन है, कौन सा है, ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, जैसे प्रोटीन का होता है ना वैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। आगे सुनिएगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक गेव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर DNA। अब देखिएगा, 2 साइंटिस्ट आए, उन दोनों साइंटिस्टों ने क्या कहा है, उन दोनों साइंटिस्टों ने कहा है, देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर अब हम बात कर रहे हैं DNA के स्ट्रक्चर की। देखना, RNA जो होता है ना बेटा, ये RNA तो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, उसके अंदर तो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। लेकिन वाटसन और क्रिक ने कहा कि DNA जो होता है ना उसके अंदर डबल स्ट्रैंड होते हैं, 2 चेन होती हैं, और ये दोनों चेन जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एक जो चेन है उसका अगर 5th डैश एंड अप साइड में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसका 3rd डैश एंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो दूसरी जो चेन होती है बेटा, वो दूसरी चेन अपोजिट डायरेक्शन में, उसका जो 3rd डैश एंड है वो ऊपर होता है और 5th डैश एंड जो है वो नीचे होता है। और फिर ये दोनों के दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ये आपस में इनके जो हाइड्रोजन बेस होते हैं ना, उन हाइड्रोजन बेस के बिटवीन आपस में इनके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, उन नाइट्रोजन बेस के बिटवीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज DNA। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। 2 nucleic acid chain are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of base। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके जुड़ जाती हैं।
टू स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, ये दोनों के दोनों स्टैंड जो होते हैं बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना वो बेटा स्पेसिफिक होते हैं। कैसे? कि जो ग्वेनिन होता है वो केवल साइटोसिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो एडेनिन होता है बेटा वो थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ग्वेनिन और साइटोसिन में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जहां जहां एक चेन के अंदर ग्वेनिन होगा उसके सामने वहां वहां साइटोसिन होगा, जहां साइटोसिन होगा वहां उसके सामने ग्वेनिन होगा, जहां एडेनिन होगा उसके सामने थाइमिन, जहां थाइमिन होगा वहां एडेनिन, एडेनिन होगा वहां थाइमिन। इस तरीके से दोनों की दोनों जो चेन्स होती हैं बेटा ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन जो होता है बेटा वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका? डीएनए का। जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर रखता है। चलिए चलिए अब देखिएगा, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज, आरएनए जो होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, बस वही आपस में क्या हो जाता है? कोइल्ड हो जाता है। आरएनए मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए जो होता है बेटा ये आरएनए भी 3 टाइप का होता है। ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये आरएनए अलग अलग काम करते हैं। कौन कौन से आरएनए होते हैं? एक होता है एम आर आर एन ए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, second is rRNA that is ribosomal RNA, and third is tRNA that is ट्रांसफर RNA। और ये तीनों के तीनों RNA बहुत सारा काम करते हैं, और मेन जो इनका काम होता है वो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर हेल्प करना होता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए के अंदर बेटा ये जो डबल आपका हेलिक्स बन गया था इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन बेस थे GCAT बेटा, ठीक है ना, इन नाइट्रोजन बेस का जो सेट होता है ना उस सेट को ही हम जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स ही क्या करते हैं? हेरिडिटी को रेगुलेट करते हैं, एंड मे बी रिगार्ड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दैट्स राइट। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, जिसमें डीएनए जो है वो कंट्रोल करता है, और काम कौन करता है? सारा का सारा आरएनए करता है। एक्चुअली द प्रोटीन सिंथेसिस, proteins are synthesized by various RNA molecule in the cell, but the message of the synthesis of a particular protein is present in DNA। तो कंट्रोल कौन करता है? डीएनए, बट प्रोटीन सिंथेसिस का सारा काम कौन करता है? आरएनए करता है। चलिएगा, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब एक थोड़ा सा और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। बस ये नॉलेज के लिए याद रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट। इट इज़ नॉन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट। हम सबको पता है हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी के साथ मैच नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, वो लाइन्स जो होती हैं अलग अलग होती हैं। This occur at the tips of the fingers and have been used for identification for a long time, but these can be अल्टर्ड बाई सर्जरी। ठीक है ना, अब से पहले लोगों को पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट्स काम में लेते थे, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवीज में फिंगरप्रिंट के बेसिस पर वो आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं बेटा इनको तो हम सर्जरी के द्वारा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, अल्टर बाई सर्जरी। लेकिन a sequence of base a sequence of bases of DNA is also unique for a person, and information regarding this is called DNA fingerprint। दैट्स राइट। देखो बेटा हमारी बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम जिसमें डीएनए, और हर डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, GAT, ठीक है ना, CCCT। हर के अंदर हमारी जितनी भी सेल है ना सब में एक जैसा ही नाइट्रोजन बेस का ऑर्डर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर बेटा नाइट्रोजन बेस का ये जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर जो है ये अलग अलग ही होता है, एक दूसरे से मैच नहीं होता। दैट्स राइट। तो डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस होता है बेटा, दैट सीक्वेंस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट।
it is same for every cell and cannot be altered by any now non treatment। सारी की सारी सेल के अंदर जितना भी हमारी सेल्स है बॉडी के अंदर, उन सब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए के अंदर बेटा या न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन बेस का ऑर्डर जो है वो सब सेल में एक जैसा होता है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी करोड़ लोग हैं, 500-700 करोड़, उन सबका जो डीएनए है वो सबके डीएनए डिफरेंट होता है, उनमें नाइट्रोजन बेस जो है वो अलग अलग होता है, उसको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। डीएनए फिंगरप्रिंट इज़ नाउ यूज्ड, इसलिए आजकल जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो किस लिए यूज़ लिया जाता है? इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को पहचानना, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, अब मर्डर हुआ होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष हुआ होगा। अब मान लीजिए वहाँ जो क्रिमिनल है उसका अगर कोई बाल गिर गया, उसका कहीं कोई थोड़ा सा ब्लड का सैंपल मिल गया, तो उस ब्लड के अंदर जो सेल हैं उन सेल से उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं, और फिर पॉसिबल जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ उसका डीएनए जो है उसको मैच करते हैं, जिसके साथ मैच हो जाएगा इसका मतलब वही मर्डरर है, वही क्रिमिनल्स है। इसी तरीके से रैप हो जाता है। इसी तरीके से टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत बार ऐसा होता है कोई कहता है ये मेरा बच्चा है, कोई मेरा बच्चा है। हॉस्पिटल में बच्चे जो है ना बेटा वो चेंज हो जाते हैं, तो बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है जो कि पेरेंट्स के साथ अप्रॉक्स 90% तक क्या होता है, मैच होता है। फिर उसका पेरेंट्स का डीएनए लिया जाता है और नाइट्रोजन बेसिस के ऑर्डर को मैच किया जाता है टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाई कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट और चिल्ड्रंस। ठीक है ना, मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया है, अब पता नहीं लग रहा वो कौन मरा है, तो उसका डीएनए सैंपल ही करके उसका नाइट्रोजन बेस का ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके पॉसिबल जो भी लोग हैं कि भाई ये इनका इनका हो सकता है, उनके पेरेंट्स के साथ उसको मैच कर लेते हैं टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। दैट्स राइट। इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंट को काम में ले सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने 3 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, प्रोटीन हमने पढ़ा है, और न्यूक्लिक एसिड हमने डिस्कस किया है। बाकी इसके अलावा विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और होते हैं, लेकिन वो इस बार सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा था। फिर उसका डिकम्पोजिशन हमने देखा तो वो बेसिक 3 यूनिट से मिल करके बना है। और डीएनए आरएनए के अंदर डिफरेंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। डीएनए में शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है। नाइट्रोजन बेस दोनों में अलग अलग होता है, और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंड वाला होता है। दैट्स राइट। जब नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलाएं तो बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इट में भी आरएनए और डीएनए। दैट्स राइट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 एंड होते हैं, एक को हम फिफ्थ डैश एंड कहते हैं, दूसरे को थर्ड डैश एंड कहते हैं। दैट्स राइट। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।